नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा फ्लावर या पुष्प या फूल, कुछ भी कह सकते हैं, पुष्प या फूल, इसकी इंग्लिश होता है फ्लावर। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, लाइक तथा कमेंट करिए कि यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुष्प क्या होता है। पुष्प का एक पौधे में कार्य क्या होता है, ये कौन सा कार्य करता है। इसको जानने से पहले ये समझिए कि एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं या पूछे द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। एक लिंगी पुष्प कह दीजिए कि वह पुष्प होता है जिसमें एक ही पौधे में नर व मादा दोनों में से एक उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं या एक लिंगी पौधा कहते हैं। यदि किसी पौधे में नर भाग या मादा भाग में से कोई एक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। अगर नर व मादा दोनों उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी का उदाहरण जैसे तरबूज, पपीता, तथा द्विलिंगी का उदाहरण गुड़हल और सरसों। आप ऐसे भी इसका परिभाषा सरल भाषा में बता सकते हैं कि वह पौधा जिसमें या फिर वह पुष्प जिसमें नर भाग मतलब पुमंग तथा मादा भाग जायांग में से कोई एक उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। यदि जब दोनों उपस्थित हो मतलब पौधा एक ही हो, पुष्प एक ही हो, उसमें जायांग और पुमंग दोनों पाए जाए तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों के एक ही पुष्प में जायांग और पुमंग दोनों पाया जाता है, इसलिए द्विलिंगी कहा जाता है। अगर जंतुओं में सेम जंतुओं में भी होता है, जंतु भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। जैसे मानव की बात करें तो मानव में नर और मादा अलग अलग होता है तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। और वहीं केचुए की बात करें तो उसमें नर व मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। उम्मीद होगा अब आप लोगों को एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम पुष्प की बात करते हैं कि पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, यह ऑप्शन में यह प्रश्न पूछ सकता है। एंथोलॉजी देखिए, एंथोलॉजी यहाँ देखिए लॉजी का अध्ययन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। जैसे बायोलॉजी आप जीवधारियों का अध्ययन किए हैं, जूलॉजी जिसे जंतुओं का अध्ययन किए हैं, साइटोलॉजी जिसे कोशिका का अध्ययन किए हैं, उसी प्रकार के से पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। जो पुष्प होता है वह किसी पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग। जनन अंग किसे कहते हैं? वह अंग जो अपने जैसे नए संतान को निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम जनन अंग कहते हैं। वह पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। वह कौन सा जनन अंग? वह कौन सा जनन? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक। क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक नर होता है, दूसरा का मादा होता है। वैसे पुष्प में पुमंग होता है और जायांग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है और जायांग होता है। नर वाले को यहाँ पे पुमंग कहा जाता है और मादा वाले को यहाँ पे जायांग कहा जाता है। अभी हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर आप देखते हैं कि जो पुष्प होता है उसमें मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। किसी पुष्प में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक बाह्य दल पुंज होता है, दूसरा का दल पुंज होता है और तीसरा का पुमंग होता है और चौथा जायांग होता है। बाह्य दल पुंज को अंग्रेजी में कैलिक्स, इसे करोला, इसे एंड्रोसियम और इसे गाइनोसियम भी कहा जाता है। अगर एक
पुष्प की बात करें, अगर पुष्प की बात करें तो एक संरचना बना लीजिए पुष्प का ऐसे, और इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम नीचे से इसका अध्ययन करते हैं। जो नीचे सबसे होता है ये होता है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत क्या होता है, कह दीजिए पुष्प वृंत एक डंठल रूपी संरचना होता है, एक डंठल रूपी संरचना होता है जो पुष्प को पौधे के शाखा से जोड़े रहता है, जो पुष्प को पौधे के शाखा से जोड़े होता है, इसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। ये डंठल रूपी संरचना पुष्प को पौधे से जोड़े रहता है। फिर इसके ऊपर है पुष्पासन। क्या होता है, पुष्पासन। देखिए पुष्पासन मतलब पुष्प का अर्थ होता है पुष्प, आसन का अर्थ होता है बैठना, अर्थात पुष्प जिस पे उपस्थित होता है वह आपका क्या कहलाता है, पुष्पासन। क्या कहलाता है, पुष्पासन। और इसके देखिए बगल में ये देखिए हरे रंग का ये होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दलपुंज। और आपको बता दें यह जो पुष्पासन और पुष्प वृंत होता है यह पुष्प का भाग नहीं होता है, क्योंकि पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अगर आपसे कोई पूछे क्या पुष्प का भाग पुष्प वृंत और पुष्पासन कहलाता है, तो नहीं, इसके सिर्फ 4 भाग हैं। क्या क्या होते हैं, वह होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। अब इसके बाद ये हरे रंग का होता है बाह्य दलपुंज। देखिए बाह्य दलपुंज, बाह्य का अर्थ होता है बाहर, दल का अर्थ होता है जो सुरक्षा करता है, और पुंज का अर्थ होता है पत्ती। वह पत्ती जो पुष्प को सबसे बाहरी भागों से सुरक्षा करता है, यह हमेशा हरे रंग का होता है। सभी प्रकार के पुष्पों में इसका जो रंग होता है वह हरे रंग का होता है। और इसका कार्य क्या होता है कि जब यह पुष्प कलिका अवस्था में होता है, जब यह पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो उसकी यह सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कलिका अवस्था में पुष्प को भोजन प्रदान करता है। पुष्प का प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। फिर से समझ लीजिए इसका कार्य होता है कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना, और ये हमेशा हरे रंग का होता है। और इसलिए हरे रंग का होता है ताकि यह पुष्प को या फिर कलिका अवस्था में पुष्प को भोजन प्रदान कर सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सके। और इसके ऊपर ये होता है आपका दलपुंज। क्या होता है, दलपुंज। ये होता है आपका दलपुंज। और सुन लीजिए यह जो बाह्य दलपुंज होता है इसके एक पत्ती को, इसके एक टुकड़े को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल। सेपल किसे कहते हैं, तो बाह्य दलपुंज के एक टुकड़े को हम लोग सेपल कहते हैं। अब ये दलपुंज होता है। अब इसके बाद यह जो दलपुंज होता है यह भी पुष्प की सुरक्षा करता है। यह रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं, इसकी सुरक्षा करता है। रंग बिरंगा मतलब ये जब रंग बिरंगे होते हैं तो पुष्पों को परागण हेतु पुष्पों को परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं, पुष्पों को परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते। जैसे भौरा हो गया, भौरे को रंग बिरंगा जब देखता है, सुगंध जब उसको होता है तो वो पुष्प पे भागता है। जब पुष्प पे आता है तो उसी दौरान उनका परागकण निकल कर वर्तिकाक पर चला जाता है, यही क्रिया परागण कहलाती है। इसलिए यह रंग बिरंगे होते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके ऊपर नर और मादा की बात करें तो जायांग और पुमंग। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि रात में जो पुष्प खिलते हैं वह उनका जो रंग होता है सफ़ेद होता है। जो रात में पुष्प खिलेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जरूर ध्यान दीजिए कि रात में खिलने वाले पुष्प सफ़ेद व अधिक सुगंधित होते हैं। अभी समझा रहे हैं। जैसे
रात रानी जैसे, और दिन में खिलने वाले पुष्प, दिन में खिलने वाले पुष्प कम सुगंधित, कम सुगंधित व हरे रंग के होते हैं। हरे रंग या रंग बिरंगी होते हैं। जैसे गुलाब की कई प्रजाति, लाल, सफेद, गुलाबी, फिर से देख लीजिए कि जो रात में खिलते हैं पुष्प वह सफेद और अधिक सुगंधित होते हैं, जैसे रात रानी, क्योंकि रात में भौरे को दिखाई नहीं देगा लेकिन सुगंध तो अधिक होगा, तो वह सुगंध उसकी सुगंध के सूंघने के या फिर सुगंध को वहाँ पर रस को चूसने के लिए वहाँ जाते हैं, उसमें उनकी परागण हो जाती है। और दिन में जो पुष्प होते हैं वह कम सुगंधित होते हैं लेकिन हरे रंग या रंग बिरंगे होते हैं ताकि कीट आकर्षित हो और परागण कर सके। जैसे गुलाब के चाहे वह लाल प्रजाति हो, सफेद हो या फिर गुलाबी प्रजाति हो। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए अब इसकी हम बात करते हैं पुष्प के नर भाग। इसे हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। ये होता है पुष्प का नर भाग। ये देखिए इधर से भी लगा होता है, इसे हम बोलते हैं पुष्प का नर भाग। इसे हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुष्प का नर भाग है जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। फिर इसके बाद अब इसके एक एक भाग को बढ़ते हैं। सबसे पहले पुमंग की बात करें, ये होता है पराग कोश। ये होता है आपका पराग कोश, जिसके अंदर पराग कण भरे होते हैं। ये होता है पराग कण जो इसके अंदर उपस्थित होता है। और ये होता है पूतंतु। क्या होता है? पूतंतु। ये होता है आप लोगों का बताए हम पुमंग भाग होता है जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुमंग को पुंकेसर कहते हैं। और इसके भाग पराग कोश होता है, इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं। और यह जो होता है तंतुनुमा संरचना, तंतु मतलब होता है एक धागा, तंतुनुमा संरचना जो होता है ये होता है पूतंतु होता है। अगर पुंकेसर या फिर पुमंग का नाम याद करने में दिक्कत हो तो ऐसे करिए, प से होता है पुरुष और पुरुष मतलब होता है नर। ये देखिए प से, ये प से प अर्थात जहाँ हमें प से मिलेगा तो समझ लीजिए ये सब पुंकेसर का भाग है या फिर नर का भाग है। अब इसके बाद करते हैं मादा का भाग। ये होता है जायांग। क्या होता है? जायांग, जिसे हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री मतलब होता है महिला या फिर औरत। सबसे ऊपर बात करते हैं वर्तिकाग्र होता है। यह क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र होता है। और ये होता है वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका होता है। और ये नीचे होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। यह जो ऊपर छत्रनुमा भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये छत्रनुमा भाग को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये बीच में जो दबा हुआ भाग होता है यह वर्तिका कहलाता है। और यह जो नीचे फूला हुआ लोटे जैसी जो संरचना होती है, ये जो फूला भाग है ये आपका अंडाशय कहलाता है। ये अगर पूछते हैं कि जायांग में कितने भाग होते हैं तो 3 भाग दिखाई देते हैं। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। वैसे पुमंग में कितने भाग होते हैं? यहाँ पर भी 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागकण और पूतंतु। क्या होता है? परागकोश, परागकण और पूतंतु। अब बात करते हैं ये जो वर्तिकाग्र होता है इसी पर ये परागकण आके गिरता है। ये परागकण इसी पर आकर गिरता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलते हैं? परागण। अभी जो बात कर रहे थे ये कीटों द्वारा होता है, स्वयं भी होता है।
ये दो प्रकार से होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। फिर देखिए, यह जो अंडाशय होता है इसी के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद इसी बीच में बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ये होता है आपका ध्रुवी केंद्रक, ये सहायक केंद्रक और इसके ऊपर जो केंद्रक लगे होते हैं। ये बीजांड जो होता है, जब यह पुष्प जब फल बनने लगता है तो इसी बीजांड से बीज बनता है। क्या बनता है? यहाँ लिख दे रहे हैं कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और ये जो अंडाशय होता है इससे फल का निर्माण होता है। क्या किसका निर्माण होता है? फल का। फल अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। अगर यही पूछे कि अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होता है, अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होता है, तो जान लीजिए कि फल भित्ति का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होता है? फल भित्ति का निर्माण होता है। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। जो पुष्प होता है वह पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है। यह लैंगिक जनन अंग क्या होता है? जिसमें पुंमंग और जायांग पाए जाते हो, इसे लैंगिक का जनन अंग कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें नर भाग पुंमंग और जायांग होता है। यह जो होता है पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और जायांग होते हैं। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। और पौधे का जनन अंग अगर पूछा जाए तो वो पुष्प होता है। चलिए, आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं। अगला हमारा टॉपिक होगा परागण। क्या होगा? परागण, पॉलिनेशन। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? परागण या फिर पॉलिनेशन। धन्यवाद।